नमस्कार। आज हम शब्द टॉपिक को पढ़ेंगे। हिंदी में इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द। देखिए, जो शब्द होता है उस शब्द की रचना जो है वो अक्षरों से होती है। शब्द की रचना अक्षरों से होती है। अक्षर एक या दो ध्वनियों के मेल से बनते हैं। और अक्षर किससे बनते हैं? तो एक या दो ध्वनियों के मेल से बनते हैं। देखिए, जो शब्द होता है वो एक या अनेक अक्षरों के ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जो शब्द होता है उससे कोई ना कोई अर्थ निकलता है। देखिए, हमें अपनी बात को कहने के लिए क्या करते हैं, तो हम वाक्यों में बोलते हैं। पूरा एक वाक्य के रूप में हम अपने बात को कह पाते हैं। लेकिन वाक्य जो है वो किससे बनता है? तो वो बनता है शब्दों से। अगर शब्द नहीं रहेंगे तो हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक प्रकट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए, जो शब्द है ऐसे कहा जा सकता है कि शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। गुणों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द के प्रकार कितने होते हैं? शब्द के प्रकार देखिए, जो पहला होता है वो होता है उत्पत्ति, स्रोत। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो दूसरा होता है वो होता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा जो होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। चौथा जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शब्द होता है इनकी किसी न किसी तरह से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किसी न किसी तरह से ये उत्पन्न हुआ है। तो इसके भी कई प्रकार हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसमें देखिए, इसमें जो प्रकार है वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज, संकर या मिश्रित। देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, मिश्रित या संकर शब्द, ये होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति किन किन आधार पर हुई है? तत्सम शब्द के आधार पर, तद्भव के आधार पर, देशज, विदेशी, संकर या मिश्रित। देखिए, जो तत्सम शब्द होता है वो सीधे संस्कृत का शब्द है। जैसे तत् आधा है तो हलंत लगेगा प्लस सम। तत् मतलब होता है उसके, यहाँ उसके से मतलब है संस्कृत। सम मतलब होता है समान, यानी कि संस्कृत के
समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। तत्सम में क्या होता है कि सीधे संस्कृत के ही शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तत्सम शब्द का अगर हम एक दो एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो होता है अग्नि कह सकते हैं, मस्तक कह सकते हैं, चंद्र कह सकते हैं, माता कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, या फिर किसी का नाम जैसे लता, महेश, सुरेश, दिनेश, ये होता है तत्सम शब्द। तद्भव, देखिए तद्भव का अर्थ होता है तत् प्लस भव, तद प्लस भव। इसमें भी तत् का अर्थ जो है वो उसके अर्थात संस्कृत, भाव का मतलब होता है उसका भाव या अर्थ। ठीक है, भाव या अर्थ। भाव या अर्थ अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते इसका जो परिभाषा है तद्भव का, यह भी किया जाता है कि हिंदी भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है, संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही तद्भव है। ठीक है, यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तत्सम शब्द है, तत्सम अर्थात जो संस्कृत के शब्द हैं, वो कई भाषाओं से होता हुआ हिंदी भाषा में आया है, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आया है हिंदी में। ठीक है, तो जब यह इतनी जगहों से गुजरेगा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से, तो यहाँ तक आते हैं कि इसके अर्थ में तो परिवर्तन हो ही जाएगा इसके शब्द में, तो वही बन जाता है तद्भव। वही क्या बन जाता है? तद्भव बन जाता है। और जो तद्भव का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वो होता है, उसमें चांद है, चंद्रमा होता है, देखिए चंद्रमा, माता से माँ, चंद्र से चंद्रमा, माता से माँ, और सूर्य से सूरज। सूर्य जो है वो तत्सम है तो इसका क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। और पश्चिम, मोर, मयूर से मोर, बहुत सारे शब्द हैं तद्भव के भी। अब देखिए देशज, जो देशज होता है, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए हैं और यहीं पे रह गए हैं। इसमें जैसे होता है खिड़की, सड़क, धड़कन, गड़बड़, चमचम, बिलबिलाना, छटपटाना, अंट संट, जूता, पगड़ी, बेटा, लोटा, खटिया, ये सब होता है देशज शब्द। अब देखिए विदेशज, विदेशी शब्द, तो माना जाता है कि जो विदेशी शब्द जो है वो हिंदी भाषा में अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जितने भी विदेशी भाषाएं हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी का प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं विदेशी शब्दों का। विदेशी शब्दों का क्योंकि जैसे हमारे देश में रहने के लिए बाहर से जो भी शरणार्थी आए, जैसे अरबवासी आए तो अरबी भाषा छोड़ गए, यानी कि जो उनका लैंग्वेज, जो वो भाषा बोलते थे, वो भारतवासियों को जो अच्छे लगे वो उनको प्रयोग करने लगे, और वो प्रयोग करते करते यह हमारे देश की भाषा बन गई। उसके बाद पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली आए वो अपना भाषा लेके आए, उनकी जो भाषा अच्छी लगी भारतीयों को वो उसको यूज करने लगे, तो उससे पुर्तगाली बना। और अब इराक से जो लोग आए, ईरानी शब्द, या फ्रांस से आए फारस देश से आए तो फारसी भाषा आया। अब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के आने के बाद हमारे देश में अंग्रेजी भी बोली जाने लगी।
तो कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी भाषा है, विदेशियों का जो छाप है वो हमारे भारतीयों पर अधिक मात्रा में पड़ा, यानी कि विदेशी भाषा जो है सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। जितने भी उत्पत्ति के आधार पर जितने भी शब्द हैं उनमें विदेशी भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है। अब देखिए संकर या मिश्रित शब्द, संकर या मिश्रित शब्द ये उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के योग से बना है। संकर मिश्रित अर्थात मिला जुला रूप होता है। जैसे इसमें अंग्रेजी और हिंदी को ले लिया जाए, अंग्रेजी और हिंदी, देखिए इसमें रेलगाड़ी, देखिए जो रेल है वो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। ऐसे ही एक और शब्द है डाकघर, इसमें जो डाक है वो अंग्रेजी है और घर जो है वो हिंदी है। इसी प्रकार से हेड पंडित, कुछ हिंदी और संस्कृत के भी शब्द हैं, जैसे पूंजीपति, लखापति, खोजपूर्ण, मांग पत्र। कुछ हिंदी और विदेशी भी हैं, जैसे बैठकबाज, देनदार, थानेदार, बेजोड़, बेसमझ, घड़ी साज। और कुछ अंग्रेजी और संस्कृत भी हैं, जैसे रेल यात्री, बीमा पत्र, रेडियो तरंग। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मिश्रित शब्द भी हैं। मैं एग्जाम्पलों को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से कराऊंगी, अभी हम केवल इसके अर्थ को पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से। अब देखिए उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो शब्द है वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर या मिश्रित शब्द। अब देखिए व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्द के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, यानी कि इसको बनाया गया है, इसकी व्युत्पत्ति की गई है, इसकी रचना की गई है। इसमें जो पहला आता है वो है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। देखिए जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसका अगर हम इसको अलग करें तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कमल, जल, पानी, घर। जो रूढ़ शब्दों की संख्या है वो 2 से 3 मानी जाती है। 2 से 3 वर्ड के ही होते हैं, इससे अधिक के ये नहीं होते हैं। अब हम इसको अलग करेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ हमें नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये कैसे शब्द हैं? तो ये रूढ़ शब्द हैं। अब देखिए यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ शब्द से ही पता चल रहा है कि यह जो है वो किसी ना किसी का योग है, यानी कि 2 शब्दों का योग है। ठीक है, तो यौगिक शब्द रसोई घर, डाकघर, गौशाला, देखिए ये जितने भी शब्द हैं ये 2 शब्दों के योग से बने हैं, और इन शब्दों का कोई ना कोई अगर हम अलग करेंगे तो कोई ना कोई इसका सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे रेल का है, रेल का अर्थ अलग है और गाड़ी का अलग, रसोई का अर्थ अलग है और घर का अलग है, डाक का अर्थ अलग है और घर का अलग है, गौ का अर्थ अलग है और शाला का अलग है, लेकिन जब हम उसको मिला देते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलता है। अब हम देखेंगे योग रूढ़। देखिए जो योग रूढ़ होता है ये नाम से ही पता है चल रहा है कि ये यौगिक शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है। ठीक है, योग रूढ़ क्या होता है? यौगिक भी है और
रूढ़ भी है, यानी कि यह यौगिक होते हुए भी रूढ़ शब्द माने जाते हैं। जैसे इसमें शब्द हैं लंबोदर, जैसे हैं लंबोदर, पंकज, गजानन, दशानन। ये शब्द जितने भी शब्द हैं ये यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं। मतलब यौगिक हैं और अपने अर्थ के रूप में ये रूढ़ हो गए हैं, इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद माने जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। देखिए जो सार्थक शब्द हैं या इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है। इनके कई प्रकार हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची। इसको पर्यायवाची भी बोलते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या और विलोम। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची या विलोम शब्द। देखिए जो एकार्थी शब्द होता है वो केवल एक ही अर्थ देता है। एकार्थी शब्द एक अर्थ देने वाला होता है। अनेकार्थी यानी कि यह एक शब्द से अनेक अर्थ देता है। समानार्थी, समानार्थी वे शब्द होते हैं जो अपने समान कई अर्थ देते हैं, उसे पर्यायवाची भी बोलते हैं। विलोम शब्द ये भी सार्थक के अंतर्गत आता है। एक होता है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम भिन्नार्थक। देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है श्रुति अर्थात सुनना, सम अर्थात समान, भिन्नार्थक भिन्न अर्थात अलग अलग, अलग, भिन्नार्थक अर्थात अर्थ, अलग अर्थ। क्या मतलब निकला इसका। श्रुति सुनना, सम समान, भिन्न, अलग, अर्थक, अर्थ। यानी कि सुनने में तो एक समान लगते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान होते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। जैसे आ गया अंश या अंश। एक शब्द है अंश और एक शब्द है अंश। तो देखिए एक अंश का मतलब होता है कंधा और एक अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। ठीक है। इसी प्रकार से किरण, किरण, अब हम देखेंगे प्रयोग की दृष्टि से। देखिए प्रयोग की दृष्टि से मुख्य रूप से शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द उसे कहते हैं जहां पर जिन शब्दों में रूप रचना के अनुसार लिंग, वचन, कारक
लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द है। लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द है। कि विकारी शब्द के 4 भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में आता है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संबंध बोधक, बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। इसे अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी बोला जाता है। अब हम एक एक जो शब्द हैं, एक एक शब्द के जो प्रकार हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, हम इसको एग्जाम्पलों के माध्यम से देखेंगे। इन सबका एग्जाम्पल ही अधिकतर पूछता है, तो अब हम एग्जाम्पल को ही देखेंगे।